जब नैन्सी ने करण को अपनी ओर आते हुए देखा तो ना जाने क्यों लेकिन उसे अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी। वहीं दूसरी ओर करण भी नैन्सी के आंखों से आंख मिलाते हुए उसी की ओर ही बढ़ रहा था। अब करण नैन्सी के एकदम सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर नैन्सी की आंखें चमकने लगी। केन आई, करण ने इतना कहा और नैन्सी की ओर अपने हाथ के बढ़ा दिया, जिसे देखकर नैन्सी एक पल के लिए तो हैरान रह गई, लेकिन दूसरे ही पल उसने खुद को संभाला। इससे पहले कि वो करण के हाथ पर अपने हाथ रख पाती, किसी ने करण हाथ पर अपने खूबसूरत हाथ रख दिए, जिसे देखकर नैन्सी का चेहरे का रंग ही उतर गया। नैन्सी ने पीछे मुड़कर देखा तो करण के हाथ पर रीटा ने हाथ रखा था, जिसे देखकर नैन्सी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वहीं करण को नैन्सी का हैरान और गुस्से से लाल चेहरा देखकर बहुत मजा आ रहा था। करण रीटा को अपने साथ लेकर अपने फ्रेंड्स की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद सोनिया और रॉकी ने पार्टी होस्ट बनकर सभी स्टूडेंट्स का अटेंशन अपनी ओर किया। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं आज फ्रेशर पार्टी है, मीन्स फुल ऑन धमाल वाली नाइट, जिसमें आज हम मिस्टर एंड मिस फ्रेशर को चुनेंगे। लेकिन हमें हमारे मिस्टर एंड मिस फ्रेशर इतनी आसानी से नहीं मिलने वाले। इस अचीवमेंट को अपने नाम करने के लिए यहाँ 2 राउंड्स होंगे, जिनमें पहले राउंड में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को डांस परफॉर्मेंस देनी होगी, जो कि कपल डांस होगा या सोलो, जिनमें से हमारे जजेस टॉप 20 को चुनेंगे। जिसके बाद वो सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट हमारे सेकंड राउंड में जाएंगे, जहां उन्हें रैंप वॉक करना होगा। देन उसके बाद सारे सीनियर्स और जजेस की वोटिंग को काउंट करके हमें हमारे मिस्टर एंड मिस फ्रेशर मिलेंगे। सोनिया और रॉकी ने मिलकर अनाउंस किया तो सारे स्टूडेंट्स हूटिंग करने लगे। करण जी, ये जजेस कहाँ है, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? वनी ने कंफ्यूजन से पूछा। वो हमेशा सस्पेंस ही रहता है, ये इस यूनिवर्सिटी का रूल्स ही है ताकि कोई स्टूडेंट्स चीटिंग ना कर सके, करण ने एक्सप्लेन करते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वहाँ फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के बाद रीटा की परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई। हो नदियों पार साजन दा थाना 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 थाना, कीटे कॉल जरूरी जाना 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 जाना, नदियों पार साजन दा थाना, नदियों पार साजन दा थाना, कीटे कॉल जरूरी जाना, कीटे कॉल जरूरी जाना। रीटा ने थोड़ा बेली डांस करते हुए पीछे की ओर झुककर अपनी कमर को हिलाया तो लड़कों का मुंह खुला का खुला ही रह गया, कुछ के मुंह में तो लार भी आ गया था। दिल ला लेया बेपरवाह देनाल, दिल ला लेया बेपरवाह देनाल, दिल ला लेया बेपरवाह देनाल, दिल ला लेया बेपरवाह देनाल। ओह ना कर मान रुपए वाला। आदर्श और रोनित तो रीटा को अपनी लस्टफुल नजरों से ही देख रहे थे, जिसे देखकर अक्ष की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। बन बन बहादा अग्गे, बही ना कर मान रुपए वाला, बन बन बहादा अग्गे, ओह ना कर मान रुपए वाला, बन बन बहादा अग्गे, बही ना कर मान रुपए वाला, बन बन बहादा अग्गे। एक परफेक्ट डांस मूव के साथ रीटा ने अपनी परफॉर्मेंस एंड की और उसके डांस खत्म करते ही पूरा पार्टी हॉल हूटिंग से गूंज उठा। उन सब में सबसे ज्यादा खुश तो ध्वनि और उसके दोस्त ही थे। वहीं रीटा के डांस के जस्ट बाद ध्वनि और अगम का नाम अनाउंस किया। स्टार्टिंग में तो ध्वनि नर्वस हो रही थी, लेकिन जब अगम ने उसके हाथों को थामा तो पता नहीं क्यों उसे बहुत सुकून मिल रहा था। अगम ध्वनि का हाथ थामे डांस फ्लो पे आ गया और डीजी ने सॉन्ग प्ले किया। वहीं 2 जोड़ी काली आंखें ऐसी थी जो अगम और ध्वनि के उस हाथ को ही घूरे जा रही थी जिसे उन्होंने थामा था। तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के, हो तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के, तू तो मजनू आवारा बाय गॉड लगे, ओ कस्मे वादे खा के अपनी पॉकेट मनी बचा के आया तेरे लिए पैसे वैसे जोड़ जाड़ के। अगम ने ध्वनि की कमर को पकड़कर खुद के करीब किया तो किसी ने अपने हाथों में रखे कांच के गिलास को तोड़ दिया, जिससे उस शख्स के हाथ से खून की एक धार बह निकली। घर वालों को भी बायशाय बोल बाल के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के, तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के, तेरी गली में भी आना स्टार्ट कर दिया, एक तेरे नाम अपना हाथ कर दिया। अगम ने ध्वनि के गले में अपने हाथों का हार बना के डाला तो ध्वनि ने भी अदा से उसे धक्का दे दिया। करने लगा आंख मटक्का, अब तो आशिक बन गया पक्का,
आज अभी मैंने तेरा बॉयकॉट कर दिया। तेरी सारी हरकतें मैं तो नोट करूँ। तुझे थाने में ले जाके मैं रिपोर्ट करूँ। ओए, तू ना कर ऐसे फाइट, तेरा मूड करूँ मैं लाइट। तुझे सीन में दिखा के फिल्म गोलमाल के। वहीं आदर्श, रोनित और उसके दोस्त जो अब तक रीटा को देखकर अपनी लार बहा रहे थे, अब वो ध्वनि की पतली दूध सी गोरी मखमली कमर को अपनी लस्ट भरी नजरों से देख रहे थे। वहीं वो सब इस बात से अनजान थे कि उन सभी लड़कों की लस्टफुल नजरें ध्वनि की ओर देख किसी की आंखों में खून उतर आया था। नाम तेरा ही लिखाया मैंने वेडिंग कार्ड पे। आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के। आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। अगम ने ध्वनि को खींचकर एक साइड से हग किया और एक परफेक्ट पोज के साथ उन दोनों ने अपना परफॉर्मेंस एंड किया। वहीं दूसरी ओर एक शख्स एक बड़ी सी स्क्रीन पर ध्वनि और अगम की करीबी देख अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था, लेकिन उस शख्स की ये मुस्कुराहट उसके आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। उसकी ये मुस्कुराहट नॉर्मल स्माइल तो बिल्कुल नहीं थी, वो स्माइल एक डरावनी स्माइल थी जिसका शिकार आज कोई तो होने वाला था। वहीं दूसरी ओर ध्वनि को पता नहीं क्यों खुद में एक बेचैनी हो रही थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो, लेकिन कौन, यही सोच सोचकर उसके माथे पर हल्का पसीना भी आने लगा। अचानक उसके दिमाग में उस शख्स का ख्याल आया तो पिछले 5 दिनों से रोज रात उसके कमरे में आकर उसे परेशान करता था। ध्वनि ने उस शख्स के मिरर में धमकी देने वाली रात से ही अपने खिड़की, दरवाजे, बालकनी डोर सब अच्छे से लॉक करके सोना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन पता नहीं वो चोर कहाँ से उसके कमरे में रोज रात घुस आता था और पूरी रात उसे अपनी मजबूत बाहों में जकड़कर सोता था। उसकी बाहों में तो ध्वनि का दम ही घुटता था। अभी ध्वनि यही सब सोच रही थी कि उसे अपने माथे पर किसी का टच महसूस हुआ। ध्वनि ने अपनी खूबसूरत कत्थई आंखों को उठाकर देखा तो उसके सामने अगम खड़ा था, जो टिश्यू से उसके माथे पर आए पसीने को पोंछ रहा था। एक ये है जो कितना स्वीट, केयरिंग और जेंटल है, और एक वो चोर है जो रोज रात मेरे कमरे में आकर मुझे परेशान करता है। ध्वनि ने अगम की ओर देखकर मन ही मन सोचा, क्या हुआ मिस ब्यूटीफुल, कहीं मेरी स्मार्टनेस देखकर आपका दिल मुझ पर तो नहीं आ गया? क्या करूं, आखिर मैं हूं ही इतना हैंडसम जिसे देखकर किसी को भी मुझसे प्यार हो सकता है। अगम ने आई विंक करते हुए कहा तो ध्वनि हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन अनजाने में ही सही उसके गाल लाल हो गए थे। वहीं वो दोनों इस बात से अनजान थे कि दो काली गहरी आंखें उनकी इस करीबी को देख आग सी दहक रही थी। वहीं किसी दो के बीच अब भी आंखों ही आंखों में कोल्ड वॉर चल रही थी, और वो दो शख्स और कोई नहीं, करण और नैन्सी थे। जहां आदर्श करण को देखकर नैन्सी के कुछ ज्यादा ही करीब होने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर करण की पकड़ अपने हाथ में पकड़े सॉफ्ट ड्रिंक के गिलास पर कस गई थी। उसकी आंखें सुर्ख हल्की लाल हो गई थी, जिसे देखकर नैन्सी के होठों पर एक माकन स्माइल आ गई। थोड़ी देर बाद रॉकी और सोनिया ने रिजल्ट अनाउंस किए, जिसमें अगम, ध्वनि और रीटा के नाम शामिल थे। जिसके बाद सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ, जिसमें सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट को रैंप वॉक करना था। 5वें नंबर पे अगम ने रैंप वॉक किया, जो कि एकदम परफेक्ट था। आखिर फलक ने इस चीज की भी प्रैक्टिस अगम, रीटा और ध्वनि को अच्छी तरह से करवाई थी। इसी तरह ध्वनि और रीटा ने भी अच्छी तरह अपने वॉक को कंप्लीट किया। रॉकी के अनाउंस करने के बाद सारे स्टूडेंट्स ने भी वोटिंग की। इसी बीच रॉकी और सोनिया को जजेस की तरफ से भी वोटिंग रिपोर्टर्स मिल गए थे। जजेस और सारे स्टूडेंट्स की वोटिंग को काउंट करने के बाद रॉकी और सोनिया ने इस साल के मिस्टर एंड मिस फ्रेशर के नाम अनाउंस किए, जिनमें लड़कों में एज एक्सपेक्टेड अगम को चुना गया। लेकिन लड़कियों में अभी भी फैसला लेना थोड़ा डिफिकल्ट ही था। लेकिन थोड़ी देर के सस्पेंस के बाद रॉकी और सोनिया ने मिस फ्रेशर के लिए ध्वनि का नाम अनाउंस किया, जिसे सुनकर उसके सारे फ्रेंड्स हूटिंग करने लगे। सबसे ज्यादा हूटिंग तो रीटा ही कर रही थी, आखिर उसकी बेस्टी जो विनर बनी थी। तो अब सारे स्टूडेंट्स के सस्पेंस को हम एंड करते हैं और मिस्टर एंड मिस फ्रेशर को उनका क्राउन पहनाने के लिए हम इनवाइट करते हैं हमारे चीफ गेस्ट को, जो कि इस यूनिवर्सिटी को 50% ऑन भी करते हैं, साथ ही साथ इस यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े ट्रस्टी भी है। सोनिया की बातें सुन जहां सभी स्टूडेंट्स के बीच क्यूरोसिटी बढ़ गई थी, तो वहीं नैन्सी और करण के चेहरे पर शौकंद वाले एक्सप्रेशन थे।
सो प्लीज वेलकम आवर चीफ गेस्ट मिस्टर निहाल सहगल। रॉकी और सोनिया ने एक साथ माइक पर जोर से बोला, जिसे सुन सारे स्टूडेंट्स क्लैपिंग करने लगे। तो वहीं ध्वनि की आंखें स्टेज पर आते हुए निहाल को देख हैरानी से बड़ी हो गई। ग्रे श्री पीस सूट में निहाल बेहद हैंडसम दिख रहा था, जिसे देख वहां मौजूद सारी लड़कियां उसे अपनी लस्ट भरी नजरों से देखने लगी, सिवाय नैन्सी और ध्वनि के। यार ये कितना हैंडसम है, रीटा ने अपनी टिमटिमाती आंखों से निहाल को देखते हुए कहा। तो अक्ष ने उसके आंखों पर हाथ रख लिया। बेशर्म लड़की, अक्ष ने चिढ़ते हुए कहा। रीटा ने अक्ष के हाथों को झटका और उसकी ओर अपने उंगली पॉइंट करते हुए बोली, देखो छूट दिए हैं न तो ज्यादा हमारी अम्मा बनने की कोशिश मत करो, वरना हम ना तुमको छोड़ेंगे नहीं, रीटा ने मुंह बनाते हुए कहा और उससे नजरें फेरकर बड़ी सी स्माइल लिए निहाल को देखने लगीं, जिसके हाथ में अभी एक वाइट रुमाल बंधा था। निहाल ने सबसे पहले ध्वनि को प्रिंसेस टाइप का एक ब्यूटीफुल क्राउन पहनाया, फिर मिस फ्रेशर का सैश पहनाया। इस बीच उसने एक बार भी ध्वनि की ओर नहीं देखा था। वहीं निहाल के ऐसे एक्सप्रेशनलेस फेस को देखकर ध्वनि को काफी अजीब लगा, लेकिन उसने इस बात को ज्यादा माइंड नहीं किया। वहीं जब निहाल ने अगम को मिस्टर फ्रेशर का सैश पहनाया तो उसके माथे की नीली नसें उभरी हुई थी और वो अपनी रेड ब्लड डार्क आईज से अगम को ही देख रहा था, जिसका ध्यान इस वक्त ध्वनि पर था, जो उसे ही देखकर स्माइल कर रही थी। उन दोनों की आंखों ही आंखों में चल रही गुस्ताखियां देखकर किसी के दिल में आग लगी हुई थी, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि निहाल था। यार रीटा, मैं वॉशरूम से आती हूँ, ध्वनि ने रीटा से कहा, जो इस वक्त अक्ष से बहस करने में ही बिजी थी। रीटा का ध्यान ध्वनि की बातों पर नहीं था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि ध्वनि ने उसे कुछ कहा है या नहीं। ध्वनि को उस पार्टी हॉल से निकलते हुए किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि अगम भी उस वक्त किसी अपने एक क्लासमेट से बात कर रहा था। तो वहीं करण की नजरें तो बस नैन्सी और आदर्श की करीबी पे ही जमी हुई थी, और सोनिया और रॉकी तो लव बर्ड्स की तरह पार्टी हॉल के एक कोने में बैठे टाइम स्पेंड कर रहे थे। मैम, यहाँ के वॉशरूम में अभी क्लीनिंग हो रही है, तो आप इसके ऊपर के वीआईपी फ्लो का वॉशरूम यूज कर लीजिए, वॉशरूम में क्लीनिंग कर रही एक क्लीनिंग स्टाफ ने पोलाइटली ध्वनि से कहा। तो ध्वनि भी उस फ्लो के ऊपर बने वीआईपी एरिया में चली गई। ध्वनि वॉशरूम से फ्रेश होकर वापस पार्टी हॉल की तरफ ही लौट रही थी कि तभी किसी ने उसकी कलाई पकड़ उसे सामने वाले रूम के अंदर खींच लिया। ये कौन है? ध्वनि ने अपने माथे को सहलाते हुए कहा, जो शायद किसी दीवार से टकराया था। तभी ध्वनि को किसी जानी पहचानी खुशबू का एहसास हुआ, तो उसने झट से अपनी नजरें उठाकर सामने की ओर देखा, और इसी के साथ ध्वनि की खूबसूरत कत्थई आंखें किसी शख्स की डार्क आंखों से जा टकराई। उस शख्स को देख ध्वनि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, आप। ध्वनि के सामने इस वक्त निहाल खड़ा था, जो अपनी सुर्ख लाल आंखों से ध्वनि को ही देख रहा था। उसकी लाल आंखों को देख एक पल के लिए ध्वनि भी डर गई, क्योंकि वो ध्वनि के सवालों का जवाब देना छोड़ बस उसे ही घूर रहा था। निहाल ने जब ध्वनि के सवालों का जवाब नहीं दिया तो ध्वनि उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। ध्वनि जितना निहाल से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती, निहाल की ग्रिप उस पर और ज्यादा टाइट होती जा रही थी। निहाल जी, इट्स हर्टिंग, ध्वनि ने दर्द से कराहते हुए कहा। लेकिन निहाल तो निहाल था, उसे ध्वनि की आवाज कहाँ सुनाई देने वाली थी। निहाल जी, आपको हुआ क्या है? आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे, ध्वनि ने निहाल से छूटने की कोशिश करते हुए कहा। अब ध्वनि की आंखें दर्द की वजह से हल्की नम हो गई थी। निहाल जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे, ध्वनि ने रुंधे हुए गले से कहा। तो मानो निहाल अपने होश में आया। निहाल ने जब ध्वनि के बाजुओं को छोड़ा तो ध्वनि अपने बाजुओं को सहलाने लगी। निहाल की मजबूत पकड़ की वजह से ध्वनि के गोरे बाजुओं पर निहाल की उंगलियों के लाल निशान पड़ चुके थे। निहाल ने ध्वनि को देखा, जो अपनी नम आंखों से अपने बाजुओं को देख रही थी। निहाल ने अपनी 2 उंगलियों से अपने माथे को हल्का रब किया और एक जोरदार मुक्का ध्वनि के साइड दीवार पे मारा। आहेच, ध्वनि डर से चिल्ला उठी। ध्वनि ने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया था, उसे लगा कि निहाल उसे ही पंच मारने वाला हो।
ध्वनि ने अपने चेहरे से नजरें हटाकर अपने बगल की दीवार को देखा तो उस पर हल्का क्रैक आ गया था और निहाल के हाथों से बहता हुआ खून देखकर ध्वनि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। निहाल जी आपके ध्वनि ने जैसे ही निहाल के हाथ को पकड़ना चाहा, निहाल ने अपने उसी खून से लथपथ हाथ से ध्वनि के बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया, जिस वजह से ध्वनि की एक चीख निकल गई। बहुत शौक है तुम्हें लड़कों से चिपकने का, खासकर उस क्या नाम है, निहाल ने सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा। हाँ याद आया, अगम राजपूत बहुत याराना चल रहा है तुम्हारा उसके साथ, इतना कि वो अब तुम्हें लेने छोड़ने मेंशन भी आता है। अब तुम बताओ तुम्हारी कितनी गलतियों को माफ करूं मैं, निहाल ने अपने हर एक शब्दों को चबाते हुए कहा। वहीं निहाल की बात सुन ध्वनि तो शॉक्ड रह गई। क्या ये वही निहाल है जिसे वो जानती थी? नहीं, शायद ये वो नहीं, या फिर वो उसे कभी जान ही नहीं पाई। यही सारी बातें ध्वनि के दिमाग में किसी रोलर कोस्टर की तरह घूम रही थी। आई वॉन्ट माई आंसर डैम इट, निहाल ने गुर्राते हुए चिल्लाया तो ध्वनि सहम गई। आप ये सब क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए, ध्वनि ने डरते हुए कहा। ये सब बोलते वक्त उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। क्यों तुम्हें अब समझ नहीं आ रहा है? जब अपने उस आशिक के साथ चिपक रही थी तब तुम्हें सब समझ आ रहा था, निहाल ने दांत पीसते हुए कहा। वहीं निहाल की बात सुन अब ध्वनि को डर के बजाय गुस्सा आने लगा था। आखिर निहाल उसके ऊपर इतने गंदे इल्जाम लगा कैसे सकता था? ध्वनि ने भी इस बार थोड़ी ऊंची आवाज में निहाल से कहा, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप इतनी घाटियां बातें मेरे बारे में कैसे बोल सकते हैं? क्यों? जब तुम ऐसे घाटियां काम कर सकती हो तो मैं बोल क्यों नहीं सकता? हाँ बोलो। जब तुम अपने यार के साथ खुलेआम रोमांस कर सकती हो तो मैं तो तुम्हें आईना दिखा ही सकता हूँ। वैसे लगता क्या है वो तुम्हारा? रिश्ता क्या है तुम दोनों के बीच? मुझे तो ये रिश्ता दोस्ती जैसा तो नहीं लगता, निहाल ने तंज भरी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहा। वहीं जब ध्वनि ने निहाल के मुंह से अगम के लिए यार शब्द सुना तो उसके तन बदन में आग सी लग गई। उसका मासूम सा दिखने वाला चेहरा गुस्से से तमतमा गया और ध्वनि ने अपने एक एक अल्फाजों पर जोर देते हुए कहा, हाँ सही कहा आपने, वो यार है मेरा, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। और आपने तो अभी हमारा रोमांस देखा नहीं है, जिस दिन आप हम दोनों का रोमांस देखेंगे आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। अब क्या कर सकते हैं, इतनी उम्र हो जाने के बाद भी सिंगल रहने से आपको हम जैसे कपल्स से जेलेसी होती होगी। एंड योर काइंड इन्फॉर्मेशन इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, आपको क्या मतलब मैं कुछ भी करूं? भला आपको क्यों फर्क पड़ता? ध्वनि ने अभी इतना ही कहा था कि निहाल ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। ये थप्पड़ इतना जोरदार था कि ध्वनि का दिमाग तो एक पल के लिए सुन्न ही पड़ गया। ध्वनि को अब अपनी कही हुई बातों पर अफसोस हो रहा था। उसने तो जानबूझकर निहाल को सुनाने के लिए अपने और अगम के रिश्ते के बारे में बड़ा चढ़ाकर बोल दिया था, लेकिन उसे क्या पता था उसका ये झूठ उस पर इस थप्पड़ की शक्ल में मिलेगा। पर वो भी क्या करती, निहाल ही बेवजह उस पर इल्जाम लगाए जा रहा था। ध्वनि की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे थे। वहीं निहाल तो लगभग गुस्से से पागल हुए जा रहा था। निहाल ने ध्वनि के होठों पर अपने होठ रख दिए और उन्हें बेतहाशा चूमने लगा। वहीं ध्वनि तो बुत बनी उसी के नीचे लेटी रही। निहाल कभी ध्वनि के अपर लिप को अपने होठों के बीच भरकर चूमता तो कभी उसके लोअर लिप को। अब निहाल ध्वनि के दोनों होठों को अपने होठों के बीच दबाकर स्मूच कर रहा था। वहीं ध्वनि न तो निहाल को रजिस्ट कर रही थी और न ही वो उसका साथ दे रही थी। वो बस निहाल को उसकी मनमानी करने दे रही थी। आखिर पिछले कुछ रातों से यही तो हो रहा था उसके साथ, बस फर्क इतना था तब उसे मालूम नहीं था कि उसके साथ ये सब करने वाला कौन है, पर आज उसे मालूम था। जब निहाल को महसूस हुआ कि ध्वनि को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसने उसके होठों को छोड़ दिया। निहाल से अलग होते ही ध्वनि गहरी गहरी सांसें लेने लगी। इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था, मानो उनमें खून उतर आया हो। निहाल ने भी अब अपने होठ ध्वनि के कंधों पर रख दिए, जिससे एक पल के लिए ध्वनि चिन्हुक उठी, लेकिन दूसरे ही पल उसने बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भर लिया।
निहाल ध्वनि के कंधे और कॉलरबोन को किस किए जा रहा था, साथ में वो हिकीज भी देने लगा था। कुछ ही पल में उसने ध्वनि के कंधे और कॉलरबोन को अपने दिए लाल निशानों से भर दिया था। निहाल की करीबी से ध्वनि की सांसें अब भारी होने लगी थी, जिससे उसका सीना अब ऊपर नीचे होने लगा था, जिसे देख अब निहाल का गला सूखने लगा। निहाल ने ध्वनि की क्लीवेज पे अपने होठ रखे तो ध्वनि के आंखों से एक कतरा आंसू बहकर उसके गालों पर लुढ़क गया। जब निहाल को ध्वनि के कंधे कांपते से महसूस हुए तो उसने नजरें उठाकर ध्वनि की ओर देखा, जो कि रो रही थी। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, जिसे देख निहाल के दिल में एक टीस सी उठी। निहाल ने ध्वनि के आंखों को बारी बारी चूम लिया, जिसे महसूस कर ध्वनि की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। नाव लीव, निहाल ने ध्वनि के ऊपर से उठते हुए कहा तो ध्वनि उसे अपनी आंखें खोल नम आंखों से देखने लगी, जो अब अपने शर्ट के बटन लगा रहा था। ध्वनि ने तुरंत खुद को संभाला और वहां से जाने लगी। इससे पहले कि वो वहां से जा पाती, निहाल ने उसे रोक लिया। ध्वनि उसे हैरानी और डर के मिले जुले भाव से देखने लगी। निहाल ने उसे फर्श से उठाकर उसका दुपट्टा उड़ाया। इसीलिए बिना तुम कहाँ जा रही थी, निहाल ने उसे दुपट्टा उड़ाते हुए कहा तो ध्वनि खुद को अच्छी तरह से कवर कर वहां से निकल गई। वहीं दूसरी ओर जब बहुत देर से करण को ध्वनि दिखाई नहीं दी तो वो उसे ढूंढने पार्टी हॉल से बाहर निकल आया। करण अभी कॉरिडोर से गुजर ही रहा था कि किसी ने उसे एक साइड खींच लिया। करण ने जब सामने की ओर देखा तो नैन्सी उसका कॉलर पकड़े खड़ी थी, जिसे देख करण के माथे की त्योरियां चढ़ गई। लेकिन तभी करण को रियलाइज हुआ कि नैन्सी ने ड्रिंक की है। तुम अभी होश में नहीं हो, लीव मी, करण ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा। करण की बात सुनकर नैन्सी जोर जोर से हंसने लगी। और अगर मैं ऐसा न करूं तो, नैन्सी ने आई रोल करते हुए कहा। नैन्सी की बात सुनकर करण को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो नैन्सी को अभी कुछ बोलना नहीं चाहता था। पर अभी उसका कुछ तो बोलना जरूरी ही था। इससे पहले कि करण नैन्सी को कुछ बोलता, नैन्सी ने अपने पंजों के बल खड़े होकर अपने नर्म गुलाबी होंठ करण के हार्ड होठों पर रख दिए। नैन्सी करण को डीपली किस कर रही थी। वही करण जो नैन्सी के ऐसे सडन किस करने से शॉक्ड में था, वो अब नैन्सी की करीबी और उसके बदन से आती भीनी भीनी खुशबू से मदहोश होने लगा था। अब वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगे। उन दोनों ने एक दूसरे को करीब 20 मिनट तक किस किया। वो दोनों एक दूसरे से अलग होकर गहरी गहरी सांसें लेने लगे। जब करण ने नैन्सी की ओर देखा तो वो अपनी नशीली निगाहों से उसे ही देख रही थी। करण ने भी नैन्सी को ब्राइडल स्टाइल में उठाया और उसे लेकर लिफ्ट के अंदर चला गया। करण नैन्सी को वीआईपी एरिया में बने पर्सनल रूम में ले आया, जो हमेशा सिंघानियर्स के लिए बुक रहता था, जहां वो लोग अक्सर अपनी मीटिंग्स के लिए आया करते थे। करण ने रूम के अंदर जाकर नैन्सी को बेड पर लेटा दिया और अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। नैन्सी भी करण को अपनी मदहोशी भरी निगाहों से देख रही थी। करण ने अपने शर्ट को अपनी मस्कुलर बॉडी से अलग किया और ध्वनि के ऊपर आ गया। क्या कल सुबह भी तुम इस रात के लिए रिग्रेट करोगी? करण ने नैन्सी की काली आंखों में देखते हुए सवाल किया। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स को प्रॉब्लम न हो तो, नैन्सी ने इतना कहा और करण के होठों पर अपने होठ रख दिए। वही करण जो नैन्सी के मुंह से गर्लफ्रेंड वर्ड सुन हैरान रह गया था, वो नैन्सी के होठ अपने होठ पर महसूस कर सब कुछ भूल उसे रिस्पॉन्स देने लगा। वो दोनों अब एक दूसरे को वाइल्डली किस किए जा रहे थे। कभी करण ध्वनि के ऊपर रहता तो कभी वो उसकी नाजुक पतली कमर को पकड़कर उसे खुद के ऊपर खींच लेता। करण जो एक हाथ से नैन्सी की गर्दन को पकड़े हुए था, वो अब अपने दूसरे हाथ से नैन्सी के साड़ी के प्लेट्स को खोलने लगा। कुछ ही पलों में उन दोनों के सारे कपड़े फर्श पर पड़े हुए थे। जब करण नैन्सी के अंदर इंटर हुआ तो नैन्सी की दर्द से एक चीख निकल गई, जिसे करण ने किसकर उसके मुंह में ही दबा दिया। इसी के साथ नैन्सी के आंखों से आंसू निकलकर उसके बालों में छुप रहे थे। करण ने बारी बारी उसके आंसुओं को पी लिया और उसके कान के पास अपने होठ ले जाकर अपनी अट्रैक्टिव मेनली वॉइस में बोला, तुम तो ऐसे प्रिटेंड कर रही हो जैसे ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, लेकिन 2 साल बाद तो है, प्लीज ट्राई टू जेंटल, नैन्सी ने रिक्वेस्टिंग टोन में कहा।
I'll try, करण ने आई विंक करते हुए कहा और नैन्सी के अंदर दोबारा झटके से समा गया जिस वजह से नैन्सी के हाथ खुद ब खुद करण के कंधों पर आ गए। अब उस रूम में सिर्फ करण की तेज सांसों का शोर और नैन्सी के दर्द से कराहने की सिसकियां सुनाई दे रही थी जो थोड़ी ही देर में उन दोनों की प्लेजर से भरी आही में बदल गई। ध्वनि उस होटल से निकलकर अकेले ही सड़क पर पैदल चले जा रही थी। उसे कुछ होश ही नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। वो अपने दोस्तों को बिना बताए ही होटल से बाहर निकल गई थी। तभी अचानक बादल जोर से गरजे जिससे ध्वनि अपने सेंस में आई। उसने आसपास देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस डायरेक्शन से आई थी। तभी उसे ध्यान आया कि वो तो अपना मोबाइल वहीं पार्टी हॉल में ही भूल गई है जिसे सोचकर अब उसका सिर दर्द करने लगा। ठीक उसी पल वहाँ जोरों की बारिश होने लगी और ध्वनि उस बारिश के बीच खड़ी अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। हम तो खुश थे भगवान, बहुत खुश थे चंडीगढ़ में। वहाँ हमें कोई परेशान नहीं करता था, हम अपनी मर्जी से रहते थे, घूमते थे, मस्ती करते थे। मैं, दी और नील भाई, हम तीनों कितने खुश थे। हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, न हमारा कोई दुश्मन था। आखिर हमारी गलती क्या थी कि हम माँ और पापा को सरप्राइज देने पानीपत गए जिसकी हमें इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि हम आज तक अपने माँ पापा से बात भी नहीं कर पाए। सिर्फ मेरी सेफ्टी के लिए दी ने एक माफिया से शादी की जबकि उन्हें क्राइम और क्रिमिनल्स दोनों से ही जितनी नफरत है। मैं जानती हूँ दी कभी नहीं बताएंगी, वो अकेले ही हर तकलीफ को सह लेंगी। प्लीज़ भगवान अब मेरी वजह से मेरी दी को कोई प्रॉब्लम मत हो क्योंकि वो ऑलरेडी मेरी वजह से बहुत कुछ अकेले ही सह रही है जो वो कभी मुझे नहीं बताएंगी। प्लीज़ भगवान प्लीज़। ध्वनि इतना बोलकर फूट कर वहीं सड़क पर बैठकर रोने लगी। उसने अपने दोनों हाथों को वहीं सड़क पर रख दिया था। आसपास से गुजरती गाड़ियां ध्वनि को रुककर देख रही थी लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। बारिश की बूंदों के साथ ध्वनि के आंसू भी बह रहे थे। तभी किसी ने ध्वनि के कंधे पर हाथ रखा। ध्वनि ने अपना सिर पीछे करके देखा तो वहां अगम खड़ा था। अगम के हाथ में ध्वनि का दुपट्टा था जिससे उसने ध्वनि को कवर कर दिया। ध्वनि उसे अपनी सुनी आंखों से एकटक देख रही थी। अगम से ध्वनि से कुछ बोला नहीं और उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाए अपनी कार की ओर बढ़ गया। अगम ने ध्वनि को कार की पैसेंजर सीट पर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार ड्राइव करने लगा। ध्वनि की नज़रें विंडो के बाहर थी तो अगम की नज़रें स्ट्रेट सामने रोड पर थी। रास्ते भर उन दोनों न आपस में बातें की न एक दूसरे की ओर देखा। करके ब्रेक लगने से ध्वनि अपने सेंस में आई। उसने बाहर देखा तो कार सिंघानिया मेंशन के बाहर थी। ध्वनि कार का डोर खोल कार से बाहर आई तो उसके साथ अगम भी कार से बाहर आ गया। बैन क्यू, ध्वनि ने अगम से कहा तो अगम ने उसका हाथ पकड़ लिया। ध्वनि उसे हैरानी से देखने लगी तो अगम ने उसके हाथ पर उसका मोबाइल रख दिया जिसे देखकर ध्वनि ने राहत की सांस ली। इससे पहले कि वो अगम से कुछ कहती अगम ने अपने होठ ध्वनि के माथे पर रख दिए और ऐसा होते ही ध्वनि की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कुछ सेकंड तक वो दोनों इसी तरह रहे, फिर अगम ध्वनि से दूर हुआ और उसकी कत्थई आंखों में देखते हुए बोला, आई नो तुम किसी बात को लेकर परेशान हो, मैं तुमसे जबरदस्ती तो नहीं करूंगा लेकिन अगर मुझे अपना दोस्त समझती हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करना, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। ध्वनि, आई एम ऑलवेज विथ यू। अगम की बात सुन ध्वनि के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। अगम ने ध्वनि को गुड नाइट कहा और वो जैसे ही पलटकर जाने को हुआ कि तभी ध्वनि ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगम ने मुड़कर कंफ्यूजन से उसकी ओर देखा तो ध्वनि ने तुरंत उसे गले लगा लिया। ध्वनि के अचानक किए इस मूव से अगम बिल्कुल हैरान रह गया, उसके हाथ हवा में ही रह गए। ध्वनि की करीबी महसूस कर उसकी धड़कनें तेज हो गई। अचानक अगम के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और उसने भी ध्वनि को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि चार जोड़ी आंखें ऐसी थी जो उन्हें ही एकटक देख रही थी। जिनमें पहली आंखें थी फलक की जो बालकनी की रेलिंग से टिककर बारिश को महसूस कर रही थी। तभी उसकी नज़र ध्वनि और अगम पे गई जब अगम ध्वनि के फोरहेड पर किस कर रहा था, जिसे देख फलक की आंखें छोटी हो गई। लेकिन जब ध्वनि ने अगम को गले लगाया तो फलक की आंखें खुशी से चमकने लगी।
वही दूसरा शख्स और कोई नहीं बल्कि निहाल ही था, जो ध्वनि के पीछे होटल से निकल गया था। वो जैसे ही ध्वनि की मदद के लिए कार से उतरने को हुआ तभी उसे अगम ध्वनि की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और जब अगम ने ध्वनि को अपनी गोद में उठाया तो निहाल के तन बदन में आग सी लग गई और उसकी पकड़ अपनी स्टीयरिंग पर कस गई। वो उन दोनों की कार को फॉलो करते हुए सिंघानिया मैशन तक आया और यहाँ आकर उसने जो नज़ारा देखा उसे देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके माथे की नीली नसें उभर आई। अचानक निहाल के दिमाग में कुछ आया जिसे सोचकर उसके फेस पर एक क्रीपी स्माइल आ गई। इस वक्त इस खतरनाक स्माइल में निहाल किसी सायकों से कम नहीं लग रहा था। अगली सुबह जब करण की नींद खुली तो उसने बेड पर खुद को अकेला पाया। उसने उठकर पूरा रूम, बाथरूम, हॉल सब चेक किया लेकिन उसे नैन्सी कहीं नजर नहीं आई। तभी उसकी नज़र नाइट स्टैंड पर रखे एक सफ़ेद कागज़ पर गई। करण ने उस कागज़ को खोलकर देखा तो उसके अंदर लिखे अल्फाज को पढ़कर उसका चेहरा डार्क हो गया। लास्ट नाइट मैंने तुम्हारे साथ काफ़ी एंजॉय किया। तुम लकी हो कि तुम्हें दोबारा मुझे फील करने का मौका मिला जिसका तुमने पूरा फ़ायदा उठाया। आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस वन नाइट स्टैंड विथ यू माई एक्स फ्रेंड विथ बेनिफिट। नैन्सी की लिखी इन लाइनों को पढ़कर करण के हाथों की मुठ्ठियां कस गई। तुम कभी नहीं बदल सकती, करण ने दांत पीसते हुए कहा। वहीं अपने ड्रेसिंग मिरर के सामने रेडी हो रही फलक के मोबाइल पर जब नोटिफिकेशन आया तो उसने उसे ओपन करके देखा। वो एक न्यूज का लिंक था जिसे फलक ने टच किया तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ फलक के मोबाइल स्क्रीन पर आ गई। देश के कैबिनेट मिनिस्टर के समधी और पानीपत के सरसेवा गांव के सरपंच और उनके बेटे को किया गया गिरफ्तार। उन दोनों के ही खिलाफ मिले हैं ढेरों सबूत जिनमें किसी और की जमीन हड़पने, लड़कियों की तस्करी और हत्या के अनगिनत में मामले सामने आए हैं। पुलिस ने मामले को संज्ञान में ले लिया है और इसी के साथ वीर चौधरी और उसके पिता धर्मवीर चौधरी को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। पुलिस पिछले 3 घंटे से उन दोनों आरोपियों और उनके साथियों से पूछताछ की जा रही है। इसी के साथ स्क्रीन पर वीर और उसके पिता की पुलिस के साथ जाती हुई तस्वीर सामने आ गई जिसे देखकर फलक के चेहरे पर विनिंग स्माइल आ गई। फलक इस वक्त बेहद खुश थी कि तभी अचानक किसी ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। अचानक हुए इस टच से वो एक पल के लिए हैरान रह गई लेकिन दूसरे ही पल उसे किसी जानी पहचानी खुशबू का एहसास हुआ जिसे याद कर उसकी पूरी बॉडी डर से कोंप गई। तभी वो शख्स अपने होठ फलक के कान के पास ले जाकर अपनी डीप मैग्नेटिक वॉइस में बोला, आई एम बैक बाबी, और इतना सुन फलक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मिस्टर सिंघानिया, फलक धीरे से बुदबुदाए। यस बाबी, वेदांत ने फलक के येलॉब को हल्का बाइट करते हुए कहा तो फलक की एक सिसकी निकल गई। क्या तुमने मुझे मिस किया? वेदांत फलक के बालों से आती भीनी भीनी खुशबू सेंट करते हुए कहा तो फलक के पूरे बॉडी में एक झुरझुरी सी दौड़ पड़ी। वेदांत की करीबी से तो फलक के मुंह में ताला ही लग गया। वो बार बार अपने होठों को हिला रही थी लेकिन मजाल है उसके मुंह से एक अल्फाज भी निकले हो तो। अब वो फलक जो बोलने की कोशिश कर रही थी कि तभी वेदांत ने दोबारा उसके ईयरलॉब को बाइट कर लिया। पहले तो आप मुझे ये काटना बंद कीजिए, फलक ने अपने कान को सहलाते हुए कहा। तुम चाह कर भी मुझे ये करने से रोक नहीं सकती बाबी, वेदांत ने फलक को अपनी ओर टर्न करते हुए कहा। वेदांत ने फलक को ऊपर से नीचे तक अपनी इंटेंस नज़रों से देखा। उसके ऐसा देखने से फलक अपनी बॉडी में गूसबम्स फील कर रही थी। फलक ने आज मस्टर्ड येलो कलर की स्लीवलेस कुर्ती विथ डेनिम जीन्स पहनी हुई थी। उसके गीले बाल जिन्हें वो हेयर ड्रायर से सुखा रही थी, उनसे रिश्ता पानी उसकी कंधे से होता हुआ उसकी क्लीवेज में जा रहा था, जिन्हें वेदांत अपनी इंटेंस नज़रों से देख रहा था। जब फलक ने वेदांत की नज़रों का पीछा किया तो उसने डर से अपना थूक निगल लिया, क्योंकि उसे डर था कि अगर आगे कुछ हुआ तो वो आज ऑफिस जाने के लायक नहीं रहेगी, क्योंकि वेदांत का थोड़ा भी फलक के लिए बहुत ज्यादा होता था। मिस्टर सिंघानिया, मुझे ऑफिस जाना है, फलक ने अपने कपकपाते होठों से कहा। क्या तुम्हारी ये छोटी सी मेमोरी रिसेट हो गई है बाबी? वेदांत ने फलक के सिर को टैप करते हुए कहा तो फलक उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरने लगी।
फलक ने थोड़े गुस्से से कहा, मिस्टर सिंघानिया, क्या आप मुझे इनडायरेक्टली बेवकूफ़ बोल रहे हो? नो बाबी, मैं तो तुम्हें डायरेक्ट बेवकूफ़ बोल रहा हूँ। वेदांत ने फलक की नोज को पिंच करते हुए कहा तो उसकी क्यूट सी नाक तुरंत रेड हो गई, जिसे देखकर वेदांत के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई, जिसे उसने फलक के देखने से पहले तुरंत ही छुपा लिया। उसे फलक को परेशान करना बहुत पसंद था, लेकिन फिलहाल तो उसे फलक से कुछ हिसाब किताब पूरा करना था। जाए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, फलक ने वेदांत से खुद को छुड़ाते हुए कहा। वो जितना वेदांत से छूटने की कोशिश कर रही थी, वेदांत की ग्रिप उस पर उतनी ही टाइट होती जा रही थी। छोड़िए मुझे उमम, बाकी के अल्फाज फलक के मुंह में ही रह गए, क्योंकि वेदांत ने उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर दिया। फलक ने स्टार्टिंग में वेदांत से छूटने की कोशिश की, लेकिन वो जितना वेदांत को रोकने की कोशिश कर रही थी, वेदांत उसे उतना ज्यादा ही पैशनेटली किस कर रहा था। जल्द ही फलक ने हार मान ली और वेदांत को उसकी मर्जी का करने दिया। वेदांत ने फलक को किस करते हुए उसे थोड़ा सा लिफ्ट किया तो फलक ने गिरने के डर से अपने पैर वेदांत के टॉसों पर रैप कर दिए। अब वेदांत फलक को वॉल से टिकाकर पैशनेटली किस कर रहा था। उसने एक हाथ से फलक के कमर को होल्ड किया हुआ था, तो वहीं उसका दूसरा हाथ फलक के पूरी बॉडी पर मूव हो रहा था। पता नहीं वेदांत के टच में ऐसा जादू था या फिर इतने दिनों बाद वेदांत की करीबी को महसूस करने से, मगर आज फलक भी वेदांत के टच से बहक रही थी। उसे खुद भी पता नहीं चला कि कब उसके हाथ वेदांत के बालों में उलझ गए और वो भी उसे किस बैंक करने लगी। फलक का साथ मिलते ही वेदांत के चेहरे पर डेविल आ गई। इस वक्त फलक की पूरी बॉडी वेदांत की मस्कुलर बॉडी से चिपकी हुई थी। वेदांत तो फलक की बढ़ी हुई धड़कनों की आवाज़ भी सुन सकता था। वहीं फलक तो वेदांत के सेंशुअल टच से पूरी तरह मेल्ट हो गई थी। वो वेदांत के हर एक टच को एंजॉय कर रही थी। वो दोनों अभी एक दूसरे में पूरी तरह खोए हुए थे कि तभी फलक का मोबाइल रिंग हुआ। शुरुआत में तो उन दोनों ने ही मोबाइल की आवाज़ को इग्नोर किया, लेकिन बार बार मोबाइल के बजने से फलक अपने सेंस में आई और उसे रियलाइज हुआ कि अभी वो क्या कर रही थी। वो बहक गई थी। सीरियसली, क्या मैं इस कंची आंखों वाले बागड़ बिल्ले के लिए बहक गई थी? ये सब सोच फलक के गाल लाल हो गए। अब तो उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो वेदांत से नजरें भी मिला सकें। योर टेस्टी अमेजिंग बाबी, आई लाइक इट, वेदांत ने फलक के सूजे हुए होठों को अपने अंगूठे से रब करते हुए कहा तो दर्द से फलक की एक सिसकी निकल गई। आखिर उनकी किस थी ही इतनी वाइल्ड की फलक के होठों पर कट लग गया था। फलक ने अपने मोबाइल की ओर देखा तो उस पर NF नाम शो हो रहा था। उस नाम को देख फलक की सांसें अटक गई। उसने तिरछी नजरों से वेदांत की ओर देखा तो वो भी उसके मोबाइल की ओर देख रहा था, जिसे देख अब फलक को थोड़ा डर लग रहा था। मिस्टर सिंघानिया, आप मुझे नीचे उतारिए, वो मेरी दोस्त। ये कौन सी दोस्त है बाबी? वेदांत ने फलक की बात को बीच में ही काटते हुए कहा तो फलक उससे नजरें चुराने लगी। वो मेरी स्कूल फ्रेंड है, फलक ने हिचकिचाते हुए कहा। क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम अपने किसी भी पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात नहीं करोगी? ये सब बोलते वक्त वेदांत का ऑरा बेहद सर्द था और उसकी पकड़ फलक पे कस गई थी। वो फलक की कमर को बुरी तरह मसल रहा था, जिससे फलक का चेहरा दर्द से लाल हो गया। मिस्टर सिंघानिया, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज लीव मी, फलक ने वेदांत के कंधे पर अपने नाजुक हाथों से मारते हुए कहा, लेकिन मजाल है वेदांत को रत्ती भर भी फर्क पड़ा होगा। कैन यू टेल मी वाई यू इग्नोर्ड माई वॉइस बाबी? वेदांत ने अपने एक एक वर्ड्स को चबाते हुए कहा। इस वक्त उसकी नीली आंखों हल्की लाल हो चुकी थी, जिन्हें देखकर फलक की हालत खराब हो रही थी। गिव मी माई आंसर बाबी, वेदांत ने गुर्राते हुए कहा तो फलक ने डर से कसकर अपनी आंखें बंद ली। अब वो ये मेरी फ्रेंड हैकर है जिसे मैंने वीर का IP एड्रेस दिया था और उसने वीर के सिस्टम को हैक कर लिया, जिससे हमने वीर और उसके पापा को एक्सपोज कर दिया और अब वो जेल में है। फलक ने डरते डरते वेदांत को सारा सच बता दिया। आई नो एवरीथिंग बाबी, वो तो बस मैं ये सारी बात तुम्हारे इस लाइटल प्रीटी माउथ से सुनना चाहता था, वेदांत ने फलक के होठों पर लाइट किस करते हुए कहा तो फलक अपनी आंखें खोल वेदांत को अजीब नजरों से देखने लगी। उसकी आंखें हल्की नम हो चुकी थी। सीरियसली मिस्टर सिंघानिया,
आई थिंक आप न पूरी तरह पागल हो चुके हैं। ओनली फॉर यू बाबी, वेदांत ने फलक की नेचुरल जैस्मिन फ्रेग्रेंस को इनहेल करते हुए कहा तो फलक ने ना में अपना सिर हिला दिया। आखिर वो अपने शैतान पति से जो जीत नहीं सकती थी। वेदांत ने फलक को नीचे उतारा तो फलक बिना एक पल गवाए अपने मोबाइल को लेकर बालकनी में चली गई, क्योंकि अगर वो एक पल भी वेदांत के सामने रहती तो वो डेफिनेटली आज पागल ही हो जाने वाली थी। वेदांत ने एक नज़र फलक की ओर देखा और बाथरूम के अंदर चला गया। वहीं दूसरी ओर ध्वनि शॉवर लेकर जब बाथरूम से बाहर आई तो सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके सामने निहाल उसके बेड पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था, जिसे देखकर ध्वनि का गोरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वहीं जब निहाल ने ध्वनि को देखा तो उसकी आंखें उस पर जम सी गई। ध्वनि ने इस वक्त अपने बदन पर सिर्फ एक पिंक टॉवल लपेटा हुआ था। उसके खुले गीले बाल जो उसके कंधे पर चिपके हुए थे, जिनसे रिश्ता पानी उसके कंधे से होता हुआ उसकी क्लीवेज में जाकर गुम हो जा रहा था। गर्म पानी से शॉवर लेने की वजह से उसकी स्किन थोड़ी गुलाबी हो गई थी। हल्के रिवील होती उसकी क्लीवेज और उसके गोरे पैरों को देख अब निहाल को उसका गला सूखता सा महसूस हो रहा था। वहीं ध्वनि तो अपने गुस्से में ये भी भूल गई थी कि वो अभी सिर्फ टॉवल में है। मिस्टर सहगल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ध्वनि ने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांधते हुए कहा। निहाल जो ध्वनि को देखने में बिजी हो गया था, वो ध्वनि की आवाज़ सुन अपने सेंस में आया। तब जाकर उसने गौर किया कि ध्वनि ने आज उसे निहाल जी ना कहकर मिस्टर सहगल कहा है, जिसे सुनकर निहाल के चेहरे पर मॉकिंग स्माइल आ गई। निहाल ने ध्वनि को कुछ कहा नहीं, बस बेड से उठकर उसकी ओर अपने कदम बढ़ा दिए। ध्वनि ने जब निहाल को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसके कदम खुद ब खुद पीछे की ओर जाने लगे। पीछे कदम लेती हुई ध्वनि सीधा जाकर वॉल से चिपक गई। वही निहाल उसके जस्ट सामने था। ध्वनि ने जब उसके बगल से जाने की कोशिश की तो निहाल ने उसके दोनों साइड अपने हाथ रख दिए। अब ध्वनि निहाल और दीवार के बीच फंस गई थी। अचानक निहाल ने ध्वनि को अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया तो ध्वनि ने हड़बड़ाकर निहाल के कंधों को पकड़ लिया। ये आप क्या कर रहे? ध्वनि ने अभी इतना ही कहा था, तभी उसे रियलाइज हुआ कि अभी वो सिर्फ एक टॉवल में है, जिसे देख उसके गाल और कान शर्म से लाल हो गए। निहाल ने ध्वनि को बेड पर लिटाया और खुद उसके बगल में आकर लेट गया। उसके ऐसा करने से ध्वनि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? ध्वनि ने हड़बड़ाते हुए कहा और वहां से उठने लगी। बस 5 मिनट क्यूटी पाई, मुझे तुम्हारे साथ सोना है, निहाल ने ध्वनि की आंखों में देखते हुए कहा। निहाल की आंखों में एक उदासी और सूनापन था, जिसे देख पता नहीं क्यों ध्वनि निहाल को कुछ बोल ही नहीं पाई। निहाल ने ध्वनि की कमर को गले लगा लिया और उसके सीने पर सर रख कर सो गया। ध्वनि तो आज पहली बार निहाल का ऐसा रूप देख रही थी। कुछ ही पलों में ध्वनि को निहाल की धीमी सांसें अपने सीने पर महसूस हुई तो ना चाहते हुए भी ध्वनि निहाल के बालों को सहलाने लगी। सोता हुआ निहाल ध्वनि को किसी छोटे से मासूम बच्चे से कम नहीं लग रहा था, जिसे देख ध्वनि की आंखें उस पर जम सी गई। वहीं दूसरी ओर जब वेदांत शॉवर लेकर बाथरूम से बाहर आया तो उसे फलक अपने स्केच बुक समेटते हुए देखी। शायद वो अपना कुछ बचा हुआ वक्त पूरा कर रही थी। वेदांत, जिसने अपने कमर पर लूज टॉवल रैप किया हुआ था, वो फलक की ओर बढ़ गया। फलक को जब किसी की गहरी नज़रों की तपिश खुद पर महसूस हुई तो उसने सामने की ओर देखा, जहां वेदांत उसके सामने खड़ा होकर उसे ही देख रहा था। फलक ने एक आईब्रो रेस किया, मानो पूछ रही हो कि ऐसा भी क्या हुआ जो आप नंगे पुंगे मेरे सामने आकर खड़े हो गए। वेदांत, जो शायद फलक के मन की बात जानता था, वो फलक की ओर थोड़ा झुक गया। फलक उसके ऐसे झुकने से बेड पर थोड़ा बैंड हो गई और अपनी लंबी घनी पलकों को बार बार झपकाते हुए वेदांत को देखने लगी। आज रात तुम मुझे सेटिस्फाई करोगी बाबी? वेदांत ने अपनी नीली आंखों से फलक की हेजल ग्रे आइज में देखते हुए कहा तो फलक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, जिसे देख वेदांत के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। ये क्या बकवास है? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, फलक ने गुस्से से कहा। इस वक्त उसकी नाक बिल्कुल लाल हो गई थी। क्या तुम्हारे पास मुझे न कहने का कोई ऑप्शन है बाबी? वेदांत ने मॉकिंग स्माइल करते हुए कहा तो फलक उसे हैरानी से देखने लगी।
मतलब क्या ही है ये आदमी, सच में फलक के दिमाग में यही सब बातें चल रही थी। आई डेयर यू बाबी, तुम मुझे ना बोलकर दिखाओ, फिर तुम्हें इसका रिवार्ड बस कुछ ही मिनटों में मिल जाएगा। एंड आई एम श्योर तुम्हें मेरा रिवार्ड बहुत पसंद आएगा, यू विल लाइक इट। वेदांत ने फलक के कान से गले फिर कंधे तक अपने होठ फिराते हुए कहा तो फलक की पूरी बॉडी में एक झुरझुरी सी दौड़ उठी। वेदांत के कहे हर एक शब्द न चाहते हुए भी उसे अंदर तक डरा रहे थे। वो जानती थी कि वेदांत जैसा बोल रहा है वो डेफिनेटली ऐसा कर सकता है। सो व्हाट इज योर आंसर बाबी? वेदांत ने फलक के गले पर बाइट करते हुए कहा तो फलक ने दर्द से अपने होठ भींच लिए। फलक ने कुछ पल वेदांत की बात मानने और ना मानने के कॉन्सिक्वेंसेस सोचे, जिसमें उसे वेदांत की बात मानने में ही खुद की थोड़ी भलाई नजर आई। भले ये उसके लिए थकाने वाला सौदा ही क्यों ना साबित हो। ओके, फलक ने धीमी आवाज में कहा। वेदांत ने कुछ पल फलक के नीचे झुके हुए चेहरे को देखा जो वेदांत की करीबी और उसकी बेशर्मी भरी बातों से लाल हो गया था। वहीं दूसरी ओर ध्वनि के कमरे में निहाल की बाहों में ध्वनि खुद भी गहरी नींद में सो चुकी थी। जब करीब 1 घंटे बाद निहाल की नींद खुली तो उसकी नज़र सबसे पहले सोती हुई ध्वनि के मासूम चेहरे पर पड़ी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। ध्वनि के बाल उसके चेहरे पर फैले हुए थे और निहाल को सिर्फ ध्वनि के गुलाबी होठ ही नजर आ रहे थे, जिसका उसने नींद में ही पाउट बनाया हुआ था। उसकी ये दिलकश अदा हमारे निहाल बाबू के दिल में हलचल मचाने के लिए काफी थी। निहाल ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर ध्वनि के चेहरे से उसके बालों को हटा दिया। निहाल की उंगलियों के टच को महसूस कर नींद में ही ध्वनि के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। तभी निहाल का ध्वनि के ऊपर गया, जिसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और उसके कान लाल हो गए। नींद में ध्वनि के सोने के उटपटांग तरीकों की वजह से ध्वनि का टॉवल उसके बॉडी से खुल गया था, जिस वजह से निहाल के सामने इस वक्त ध्वनि की खुली अपर बॉडी थी जिस पर अभी एक भी कपड़ा नहीं था। निहाल तो कुछ सेकंड के लिए अपनी जगह जम सा गया, लेकिन जल्द ही वो अपने सेंस में आया और उसने ध्वनि को ब्लैंकेट से कवर कर दिया। उफ, ये लड़की सच में ये एक मौका नहीं छोड़ती मुझे सिड्यूस करने का। मैंने खुद को कैसे कंट्रोल किया है मैं ही जानता हूँ। ये सब बोलते वक्त निहाल का सच में गला सूख रहा था और उसके माथे पर हल्का पसीना भी आ गया था। निहाल ने ध्वनि के माथे पर लाइट किस किया और उसके कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन उसे बाहर निकलते हुए सोनम ने देख लिया था, जिसे देख उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई। थोड़ी देर बाद ध्वनि की नींद उसके डोर के नॉक करने से खुली और नींद खुलते ही उसके दिमाग में पहला ख्याल निहाल का आया तो उसने तुरंत हड़बड़ाते हुए अपने बगल में देखा जहां निहाल नहीं था, जिसे देख उसने राहत की सांस ली। ध्वनि ने पास में रखी लूज टी शर्ट और लोअर को जल्दी से पहन लिया और दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहां फलक खड़ी थी जो उसे ही अजीब नज़रों से देख रही थी। अरे दी, आप अंदर आओ न। ध्वनि ने दरवाजे से साइड हटते हुए तो फलक भी अंदर आ गई। छोटी, अगर मैं तुझसे कुछ पूछूं तो तू सच बताएगी? फलक ने ध्वनि के बेड पर लगभग लेटते हुए कहा तो ध्वनि की सांसें उसके गले में ही अटक गई। क्या दी को निहाल? नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ध्वनि ने मन ही मन सोचा। क्या हुआ? तू क्या सोच रही है? फलक की आवाज सुन ध्वनि अपने सेंस में आई। हाँ दी, पूछो। ध्वनि ही जानती थी कि उसने कैसे ये वही अपने मुंह से बाहर निकाले थे। वो कल जो तुझे घर ड्रॉप करने लड़का आया था वो कौन था? अगर वो तेरा बॉयफ्रेंड है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस तू उस लड़के को अच्छे से जान लेना, उसके बैकग्राउंड एंड उसकी फैमिली के बारे में भी। बाकी वो दिखने में तो बिल्कुल रणबीर कपूर है। फलक ने अगम की तारीफ करते हुए कहा तो ध्वनि को हंसी आ गई। अरे दी, आप भी ना कुछ ज्यादा ही सोच रही है, वो बस मेरा एक फ्रेंड है और कुछ नहीं, मैं उसे सिर्फ अपना दोस्त मानती हूँ। क्या वो भी तुझे अपना दोस्त मानता है? फलक की ये बात सुन ध्वनि भी गहरी सोच में पड़ गई। उसे हमेशा से अगम की आंखों में अपने लिए कुछ अलग ही नजर आता था जिसे वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाती थी। ध्वनि को अपनी सोच में घूम देखकर फलक ने न में अपना सिर हिला दिया, क्योंकि शायद वो अपनी बहन के मन में चल रही बात समझ सकती थी। संडे होने की वजह से फलक, करण और ध्वनि ने आज का पूरा दिन दादी और सुधा जी के साथ मस्ती मजाक करते हुए स्पेंड किया।
फलक जो शाम को दादी और ध्वनि के साथ मंदिर गई थी, उसे घर लौटते समय थोड़ी देरी हो गई थी क्योंकि मंदिर में उन्हें दादी की दोस्त मिल गई थी जो उन्हें अपने घर ले गई थी। वो तीनों उनके घर से डिनर कर सिंघानिया मेंशन आ गए थे। फलक जब अपने बेडरूम में आई तो उसे उस रूम का टेम्परेचर बेहद ठंडा सा महसूस हुआ। तभी फलक की नज़र बेड पर रखे एक कवर्ड बॉक्स पर पड़ी, जिसे देख उसकी भौहें कन्फ्यूजन से आपस में सिकुड़ गई। फलक ने देखा उस बॉक्स के ऊपर एक नोट चिपका था। फलक ने उसे खोलकर देखा। इसके अंदर जो ड्रेस है उसे पहनकर स्विमिंग पूल के पास आओ बाबी, आई एम वेटिंग फॉर यू एंड रिमेंबर दैट कि तुम जितना टाइम लगाओगी तुम्हारी पनिशमेंट उतनी ही हार्ड होती जाएगी। योर डेविल हब्बी। उस लेटर में लिखे इन अल्फाजों को पढ़कर फलक का खूबसूरत चेहरा कुछ गुस्से तो कुछ शर्म से लाल पड़ गया। फलक ने जब उस बॉक्स को ओपन करके देखा तो उसके गाल लाल हो गए। क्या ये आदमी पागल हो गया है? ये ऊपर वाले आपने मुझे कितना बड़ा वाला बेशर्म पति दिया है, बिल्कुल ठरकी है छिछोरा कहीं का, फलक ने ऊपर वाले से शिकायत करते हुए कहा। उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो उस ड्रेस को पहने, लेकिन वो वेदांत का संकीपने से बखूबी वाकिफ थी, इसलिए वो मजबूरी में उस ड्रेस को लेकर बाथरूम में चली गई। वहीं वेदांत की बड़ी सी बालकनी जो कि उस पूरे मैंशन के छत पर बनी थी, चारों ओर लगी खूबसूरत लाइटों के बीच बना बड़ा सा स्विमिंग पूल सच में बेहद खूबसूरत दिख रहा था। उस स्विमिंग पूल में वेदांत मौजूद था। शायद वो थोड़ी देर पहले स्विमिंग ही कर रहा था। उसके गिले बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। उसने अपने एक हाथ को स्विमिंग पूल के साइड में रखा हुआ था और उसके दूसरे हाथ में जलती हुई सिगरेट थी। वेदांत अपने सिर को स्विमिंग पूल के साइड में टिकाकर ऊपर की ओर सिर किए हुए था। वेदांत का ये पोस्चर बेहद एलिगेंट था, जिसमें वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा था। इस वक्त वेदांत की आंखें बंद थी और उसकी अपर नेक्ड बॉडी जो स्विमिंग पूल से बाहर थी, उस पर पानी की बूंदें चांद की रोशनी में चमक रही थी। तभी वेदांत को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जिसे सुनकर आंखें बंद किए हुए ही वेदांत के होठों के कोने मुड़ गए। और कितनी देर ऐसे ही खड़े रहने का इरादा है बाबी? वेदांत की अट्रैक्टिव मेनली वॉइस सुन फलक, जो अपने नाखूनों को नर्वसनेस में चबा रही थी, वो एकदम से झेप गई। फलक बेबी स्टेप लेते हुए वेदांत के सामने आई तो वेदांत ने अपनी नीली आंखें खोल फलक की ओर देखा, जिसे देखकर उसकी आंखें उस पर जम सी गई। फलक ने ब्लू लेस उप बिकनी पहनी हुई थी, जिसमें उसने कमर पर एक स्कार्फ टाइप कपड़े को बांधा हुआ था। वेदांत फलक की बॉडी के हर एक कव को अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा था, जिसे फलक भी महसूस कर पा रही थी। फलक इस वक्त बेहद हॉट और सेक्सी दिख रही थी। फलक तो शर्म के मारे जमीन में गड़े जा रही थी। उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो वेदांत से नजरें भी मिला सके। वेदांत भी सिगरेट का लंबा कश भरते हुए फलक को नीचे से ऊपर तक अपनी नीली आंखों से स्कैन कर रहा था। अचानक वेदांत ने अपने पतले होठों को थोड़ा सा खोलकर फलक को ऑर्डर दिया, मेरे लिए ड्रिंक बनाकर लाओ। वेदांत की आवाज़ सुनकर फलक ने उसकी ओर देखा और लगभग दांत पीसते हुए बोली, मुझे नहीं आता बनाना। जैसा आता है वैसे बनाओ, वेदांत ने उसे जवाब दिया तो फलक का मुंह हैरानी और शौक से खुला का खुला रह गया। बहुत शौक है इस सायको को मेरे हाथ से ड्रिंक बनवाने का। रुको बच्चू, आज तुम्हें ऐसा ड्रिंक पिलाऊंगी कि कभी मुझसे दोबारा ड्रिंक बनवाने की बोलना तो दूर सोचोगे भी नहीं। फलक सार्केस्टिकली धीरे से बुदबुदाए। फलक ने भी गुस्से और चिढ़ से वेदांत के लिए उटपटांग टाइप ड्रिंक बना दिया, जो ड्रिंक कम और जहर ज्यादा लग रहा था। उसे देखकर फलक के चेहरे पर शरारती स्माइल आ गई। फलक को अपने लिए ड्रिंक लाता देखकर वेदांत के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। फलक जैसे ही वेदांत के करीब उसे ड्रिंक देने के लिए गई तो अचानक ही वेदांत ने उसे अपने करीब खींच लिया। फलक जो पूल के एकदम साइड ही खड़ी थी, वो खुद को संभाल नहीं पाई और एक छपाक की आवाज के साथ फलक स्विमिंग पूल में गिर गई।